बारात दूर से आने वाली थी तो 2-3 दिन रुकने का इंतज़ाम किया गया था। 10-15 लोगों की बारात थी और बाकी हमारे गांव के लोग और रिश्तेदार। शादी हंसी खुशी निपट गई। पिताजी ने बहुत कहा कि विदाई एक दिन रुककर की जाए, पर दूल्हे ने बहुत काम है कहकर अगले दिन ही चलने की ठान ली। पर मेरी सास ने कहा कि विदाई में दुल्हन का भाई साथ जाता है और फिर अपनी बहन को पग फेरे के लिए साथ ले आता है, पर हम बहुत दूर रहते हैं तो परेशानी होगी। ये सोचकर राजन हमारे साथ गांव के मंदिर तक गया और वहां कुछ रस्में करवा कर मुझे घर ले आया। इस तरह मेरे पगफेरे की रस्म निभाई गई। अगले दिन पिताजी ने तांगे वगैरह का इंतजाम कर दिया था। रेलवे स्टेशन जाने के लिए आधा गांव आया था। हमें स्टेशन तक छोड़ने माँ, पिताजी, राजन और छाया से गले मिलकर मुझे सास और ननंद ने हाथ पकड़कर ट्रेन में बिठा दिया। मेरे पति सबसे आशीर्वाद लेकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गए। माँ की हिदायतें खत्म ही नहीं हो रही थी और वो बार बार मेरी सास और पति से विनती कर रही थी कि मेरी गलतियों को बच्ची समझकर माफ़ कर देना। शायद सभी बेटियों की माँ इतनी ही घबराई रहती होंगी। उनकी विदाई पर कहाँ तो माँ हर वक्त गुस्सा करती रहती थी और हमेशा मुझे दूसरे के घर में भेजने को तैयार रहती थी। वही आज बिलख बिलख कर रो रही थी। मुझे पहले रोना नहीं आ रहा था, पर माँ को रोते देख मैं अपने आप को रोने से रोक ना पाई। पूरे 2 दिन लग गए ससुराल पहुँचने में। ट्रेन में सब आपस में बातें कर रहे थे और मैं चुपचाप गठरी सी बनी बैठी थी और रात को ऐसे ही बैठी बैठी सो गई। तो देवर ने कहा, भाभी ऊपर वाली सीट पर जाकर सो जाओ। ननद की मदद से मैं ऊपर जाकर सो गई। मेरे पति ने पूरे रास्ते मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। बस हम चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। मेरी ननद, जो शायद मेरी ही उम्र की थी, वो घर के बारे में बताती रही और ये भी बताया कि उसके बड़े भाई साहब बहुत शर्मीले हैं। मेरा देवर सुनील कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और मेरी ननद सुमन 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं। उसने बताया कि शहर में सभी लड़कियां पढ़ती हैं। बातों ही बातों में उसके मुंह से निकल गया कि आप बहुत सुंदर हो, इसीलिए आपको पसंद किया है, वरना भाई साहब को पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद है। बहुत बोलती है तू सुमी। मेरी सास ने उसकी बातें सुनकर उसको गुस्सा किया और मेरे पास बैठते हुए बोली, बहू, मेरा सुधीर बहुत कम बोलता है और शर्मीला भी है। उसकी पसंद से ही ये शादी हुई है। हाँ भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी, हंसते हुए सुमन ने कहा। तो मैं समझ नहीं पाई कि वो पहले झूठ बोल रही थी या अब। उस टाइम भी मेरे पति सब सुनते हुए भी अनसुना करके लेटे रहे। मुझे बुरा तो लग रहा था, पर कुछ कह पाने का ठीक टाइम नहीं था। माँ ने वैसे ही बार बार कहकर भेजा था कि सवाल कम करना और सबका कहना मानना, तभी पति और सब खुश रहते हैं। मैं डरी हुई भी थी, क्योंकि उस दिन
गुरुजी नाराज हो गए थे और अब पति भी मुझसे खुश नहीं हुआ तो सब बहुत गुस्सा करेंगे। काफ़ी असमंजस में थी कि किस बात का क्या जवाब दूं, इसलिए चुप रहना मुझे ठीक लगा। रास्ते के लिए काफ़ी सारा खाना और मिठाइयाँ पिताजी ने साथ के लिए दी थी। मेरे पति अपने मामा और मौसा जी के साथ बैठे थे। मेरी ननद और देवर सबको खाना परोस देते। एक दिन यूं ही बीत गया। अगले दिन तक खाना थोड़ा खराब सा लगा तो स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो फल और थोड़ा बहुत कचौरी और आलू की सब्जी ले आए तो वहीं खाई। शाम गहराने तक हम आज की मुंबई और तब की बम्बई में पहुंच गए। काली और पीली रंग की टैक्सियां स्टेशन के बाहर लाइन में खड़ी थीं। धक्का मुक्की इतनी थी जैसे सब आज ही हमारे साथ इस शहर में आ गए हैं। नई दुल्हन को मेरे ससुराल वाले बहुत ध्यान और संभाल कर बाहर ले कर आए। मेरे पति को शायद सबसे जल्दी थी, तभी तो वो सबसे आगे तेज कदमों से चले जा रहे थे। जितने रिश्तेदार थे वो बहुत थके हुए थे, सो वो सीधा ही अपने अपने घर चले गए। मेरी सास चाहती थी कि बाकी की रस्मों के लिए वो लोग साथ चलें, पर उन्होंने मना कर दिया। हमारे पास सामान ज़्यादा था तो 2 टैक्सी लेनी पड़ी। ऐसा लगा काफ़ी देर से हम गाड़ी में एक ही जगह रुके से हैं। घर पहुंचने तक आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद अपनी आधी शक्ल दिखाकर जैसे मुझसे कुछ पूछ रहा था। शायद यही पूछ रहा होगा कि नया शहर कैसा लगा। शायद मेरे पति के साथ होने से कुछ शर्मा रहा होगा, इसलिए छुप कर देख रहा है। ये सोचकर मैंने खुद को ही खुश कर लिया। गृह प्रवेश की रस्म कराई गई। जैसा माँ ने समझाया था कि चावल के भरे कलश को थोड़ा धीरे से पैर लगाकर गिराना, वैसा ही किया। आसपास के घरों से लोग झांक झांक कर नई दुल्हन यानी मुझे देखना चाह रहे थे, जैसा हमारे गांव में होता है। मतलब ये भी हमारे गांव जैसा ही लोग हैं। मैं फालतू में ही घबरा रही हूँ, खुद को तसल्ली देते हुए समझाया। अंदर आई तो लगा कि कहाँ आ गई हूँ मैं। हमारे घर से भी छोटा घर है। रसोई, एक कमरा, एक छोटा सा आंगन जैसा था, ठीक वैसा जैसा जब माँ खाना बनाती है और हम पास ही बैठकर खाना खाते हैं। सोचकर घर की याद आ गई। मेरी ननद ने बताया कि नीचे कमरा माँ जी का है और ऊपर 2 कमरे हैं जहाँ दोनों भाई रहते हैं और वो नीचे माँ के साथ रहती है और पढ़ने के लिए छोटे भाई के कमरे में पढ़ती है। घर में दम घुटता सा महसूस हो रहा था। कुछ रस्म कराकर मेरी सास ने मुझे ऊपर के कमरे में ले जाने को कहा। मैं ननद के साथ ऊपर आ गई। तब तक मेरे पति और देवर ने सब सामान रख दिया था। ऊपर ही गुसलखाना दिखाकर मेरी ननद मुझे कमरे में छोड़कर चली गई। मेरे पति नीचे चले गए थे और मैं सोच कर परेशान कि यहाँ ना तो बाहर बैठने को आंगन है, ना ही खुली छत। मेरा घर भी बहुत बड़ा नहीं, पर धूप बरसात
चांदनी रात को मैं देख सकती थी, पर ये तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कबूतर खाना हो। घर में घुसने से पहले आसपास भी ऐसे ही घर नजर आए। घर की सीढ़ियाँ ऐसे थी कि एक बारी में एक इंसान ही चढ़ सकता है, वो भी ऊंची और खड़ी सीढ़ियाँ। कभी गिर जाओ तो बिना रुके सीधा नीचे आ जाऊंगी। मैं तो वैसे ही अपने घर में चीज़ों से टकराती रहती थी। माँ ने कहा था कि घर के सभी काम अच्छे से करना और सास जैसे कहे वैसे करना। यहाँ तो जैसे करती थी वो भूल जाना और उनकी हर बात को ध्यान से सुनना, वगैरह वगैरह, जैसा कि शायद हर माँ अपनी बेटी को सिखाती होगी। आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना आप सभी।